हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का डॉक्यूमेंट पर। तो जी बात कर रहे थे यहाँ पर जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हमारा जगत जो चल रहा था वो था कवक जगत। प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके हैं, उससे पहले मोनिरा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आखिरी जगत है कौन सा? कवक जगत। तो आज भी हम पढ़ेंगे क्या? कवक जगत या जगत कवक, ठीक है। और उससे संबंधित आएगा बेटा जी आपके पास क्या क्विज, लेकिन लास्ट में बहुत सारी ढेर सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है बेटा जी, कवक जगत की हम लोग बात कर रहे थे। मैंने आपको कवक जगत के कुछ लक्षण बताए थे, आपको याद आ रहे होंगे। कवक फफूंदी होती है, आपकी फंगस होती है, फंजाई होती है। आपने मशरूम खाई होगी, कई बच्चों ने खाई होगी, कई लोगों ने खाई होगी मशरूम, खाई है ना। मशरूम एक प्रकार की क्या होती है? कवक होती है, फंजाई होती है, फंगस होती है, फफूंदी होती है, ठीक है। यहाँ पर बेटा जी मैंने आपको कवक जगत के कुछ लक्षण बताए थे, अगर आपको याद आ रहे हो। लगभग 5 लक्षण मैंने आपको पिछली कक्षा में बताए थे। सबसे पहला एक बार याद दिला देता हूं, रिमाइंड कर देता हूं, एक बार वापस से पुनः याद दिला देता हूं क्या-क्या पढ़ा था जल्दी से फटाफट। क्या-क्या था? सबसे पहला कि ये जो कवक जगत के अंतर्गत जो कवक रखी गई हैं, उन कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या था? कवक अध्ययन। सिंपल, याद आ रहा है? इसी तरीके से पहला बिंदु बताया था। दूसरा बिंदु, ये कवक जगत जो है ये कौन से जगत प्रणाली में दिया गया था? तो आप अच्छे से जानते हैं। 5 जगत जो प्रणाली थी, 5 जगत प्रणाली में कवक जगत को प्रस्तुत किया गया था। किसको? कवक जगत को प्रस्तुत किया गया था। फिर से बोल देता हूं, 5 जगत प्रणाली में आरएच विटेकर जो थे, उन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। किसे? कवक जगत को क्या किया था? प्रस्तुत किया था, ठीक है। 5 जगत प्रणाली में, कौन सी जगत प्रणाली में? 5 जगत प्रणाली में। ये हमारा दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु बेटा, ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब जो हर जगह मिलेंगे, स्थलमंडल में, वायुमंडल में और आपके जलमंडल में। कॉस्मोपॉलिटन बोला था अंग्रेजी में हमने इसको, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, हिंदी में बोलते हैं सर्वव्यापी, ये बताया था। फिर चौथा बिंदु मैंने आपको ये बताया था कि भैया ये मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं ये? मृतोपजीवी होते हैं, बताया था। चलिए ये सिंपल से मृतोपजीवी का मतलब आप जानते हैं, मृत पदार्थों से पोषण लेंगे, ठीक है। पांचवा बिंदु मैंने बताया था, इनका शरीर जो होता है कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय। और साथ साथ इसका अपवाद भी बताया था, अपवाद भी बताया था। और अपवाद मैंने आपको बताया था एक जीव, एक ऐसी कवक जो एकल कोशिकीय, जिसका नाम था यीस्ट। क्या नाम था? यीस्ट। ये मैंने आपको बता दिया था, जैसे हमने बेकर्स यीस्ट, ब्रीवर्स यीस्ट बोला था, बेकरी में इस्तेमाल हो रही है और शराब अल्कोहल का निर्माण करने में सहायता करती है। कौन? यीस्ट। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बता दिया था, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था कि भैया इनका जो शरीर जो होता है कैसा होता है भैया? बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, ये अच्छे तरीके से जान जाते हैं। प्रत्येक कोशिका को हमने क्या बोला था? याद करिए, ये जो कोशिका थी, प्रत्येक कोशिका को हमने क्या बोला था? अवपंक कवक नहीं रे, प्रत्येक कोशिका को हमने बोला था कवक तंतु, हाइफा। याद आ रहा है? हाइफा, कवक तंतु जो मिलकर क्या बना रहे थे? एक जाल, जिसका नाम था कवक जाल यानी माइसीलियम। इस तरीके से कुछ बताया था, नहीं बताया था? क्या कि प्रत्येक कोशिका का नाम क्या था? हाइफा यानी कवक तंतु, ठीक है। और ये कवक तंतु जो है ये मिलकर क्या बना रहे? एक जाल बना रहे, जिसका नाम है माइसीलियम यानी कवक जाल। माइसीलियम को हिंदी में क्या बोला? कवक जाल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि भैया ये जो कवक तंतु जो होते हैं, हाइफा जो होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक होते हैं आपके कौन से? जिनमें पट होते हैं, जिनमें पट होते हैं, और एक वो जिनमें पट नहीं होते। ये कौन से थे? पटयुक्त थे, पटयुक्त थे, ठीक है। और ये वाले कौन से थे? ये पटहीन थे। ये है पटयुक्त और ये है पटहीन। यानी जब कोशिका विभाजन कर रही थी तो केंद्रक, जब कोशिका विभाजन कर रही थी तो केंद्रक का विभाजन तो दोनों में हुआ, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन यहाँ पर हुआ था, पट का निर्माण हुआ था। यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से, ध्यान से सुनना, जिसकी वजह से बहुकेंद्र की अवस्था आ गई थी, ठीक है। अब इसके साथ मैं शायद एक चीज भूल गया था, मुझे याद आ रही है। मैंने आपको ये कोइनोसाइटिक बता दिया था, कोइनोसाइटिक बोला था। कोइनोसाइटिक को बेटा जी हिंदी में ना क्या बोलते हैं, मेरे को याद आ गया, संकोशिका। आपसे कईयों ने पूछा संकोशिका क्या होती है, तो संकोशिका याद रखना, एक ऐसी कोशिका जो बहुकेंद्र की होती है। देखिए चीजें वही है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई, बस बात यही है, रिपीट किया है मैंने कि कोशिका जो विभाजन करी तो विभाजन करते हुए सबसे पहले उसने केंद्र का विभाजन किया, दो केंद्र बना, फिर उसके बाद क्या करती है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो पट का निर्माण होता है। साहब यहाँ पर पट का निर्माण हो गया, ठीक है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक है, प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक, एक कोशिका में एक केंद्रक, एक कोशिका में एक केंद्रक, एक कोशिका में एक केंद्र, बस, ठीक है। हर कोशिका में एक केंद्रक है और सारी कोशिकाएं एक दूसरे से सेपरेट है, अलग है। किससे? पट से, दीवार से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई दीवार नहीं थी, कोई पट नहीं था, ठीक है। जिसकी वजह से कोशिका जो थी उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक हो गए, क्योंकि केंद्र का विभाजन तो चलता जा रहा है, पट नहीं बनता, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कोशिका जो है वो कैसी होती जा रही है? बहुकेंद्र की। ऐसी बहुकेंद्र की कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है कोइनोसाइटिक और हिंदी में बोला जाता है संकोशिका। यहां तक की चीज बाबू मैंने आपको बता दी थी, यहां तक की चीज पिछले लेक्चर में मैंने आपको तसल्ली से ए टू जेड सारी चीज आसानी से, तसल्ली से, आराम से, बढ़िया तरीके से, प्यार से समझा दी थी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर कुल मिलाकर हम कितने लक्षण पढ़ चुके हैं बेटा जी? हम यहां पर 5 पढ़ चुके हैं। अब छठा लक्षण मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर। अब आगे आने वाले लक्षण बहुत सिंपल है, आप झटके में, एक झटके में समझ जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। छठा जो लक्षण है वो है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या? कोशिका भित्ति। इसकी बात करें बेटा जी, कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं भैया कवक जो होती है, उन कवक की कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति होती है। यस होती है, बिल्कुल होती है। पढ़ाई पर ध्यान है ना, कहीं और ध्यान तो नहीं है, यहीं पर फोकस करिएगा बेटा। कोशिका भित्ति होती है, यस होती है। अब बाबू ये जो कोशिका भित्ति जो होती है, आपसे मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, याद देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पुरानी चीज आप रिवाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, पुरानी चीज आपको याद है नहीं, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। मुनीरा जगत में जो जीवाणु पड़े थे, पड़े थे नहीं पड़े थे ना? याद करिए, मुनीरा जगत में जो जीवाणु पड़े थे उनमें कोशिका भित्ति किससे बनी हुई थी? जल्दी से फटाफट, किससे बनी हुई थी? सर पेप्टिडोग्लाइकेन, जिसका नाम म्यूरिन था। चल सर, प्रोटिस्टा जगत में क्या पड़ा था? डायटम्स पड़े थे, पड़े थे नहीं पड़े थे? डायटम्स की कोशिका भित्ति किससे बनी थी? सर सिलिका, याद है? क्या नाम था उसका? फिस्यूल, याद है? साबुनदानी जैसी संरचना थी, ऊपर वाली क्या कहलाती थी? एपिथेलियल, नीचे वाली क्या कहलाती थी? हाइपोथेलियल, याद है? फिर हमने डाइनोफ्लैजेलेट पढ़ा था। यस सर, डाइनोफ्लैजेलेट में भी क्या मिली थी? कोशिका भित्ति मिली थी, बिल्कुल मिली थी। उसका नाम क्या था? लॉरिका, जो किससे बनी थी? सेलुलोज और पेक्टिन से, याद है? लेकिन सर यूग्लिनोइड्स में कोई कोशिका भित्ति नहीं थी, वहां पर एक पेलिकल थी, एक चिपचिपा, एक लचीला, एक प्रोटीन से युक्त एक आवरण था, पेलिकल, कोई कोशिका भित्ति नहीं थी, याद आ रहा है? तो कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा जगत में भी थी कोशिका भित्ति, मुनीरा जगत में भी थी कोशिका भित्ति। पादप जगत में होती है नहीं होती? बाहर जो प्लांट्स देखते हो, बाहर जो पेड़ देखते हो, बाहर जो वृक्ष देखते हो, बाहर जो वनस्पति देखते हो, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। किससे बनी होती है? हिंट दे रहा हूं, याद रखना, क्या? सेल्यूलोज, पेक्टिन। बोलिए सर ये तो कहीं ना कहीं उसमें भी था, किसमें? याद करो किसमें? सर डाइनोफ्लैजेलेट में, हां वहां पर था। लेकिन क्या वहां पर सेल्यूलोज और पेक्टिन के अलावा और कुछ भी था? नहीं, सेल्यूलोज और पेक्टिन था। पादपों में सेल्यूलोज भी है, पेक्टिन भी है, सुबेरिन भी है, लिग्निन भी है, हेमिसेल्यूलोज भी है, कई सारी चीजें होती हैं किसमें? कोशिका भित्ति में, ठीक है। यहां पर हम बात करें किसी कवक जगत की। कवक जगत के अंतर्गत जो कवक आती है, यानी आपकी फंजाई आती है, फफूंदी आती है, उन पर कोशिका भित्ति मिलती है, यस मिलती है। और ये कोशिका भित्ति बनी होती है मेरे भाई, बंधु, बालक, बालिका, भूल मत जाना किसी भी हालत में, क्या? काइटिन। अब ना कई बच्चे ना
इसको देखो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, CHITIN। मैं जब इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाता था, अभी तो नहीं, अभी तो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन बात जो आ रही है वो ये, मैं बच्चों को बोलता था बताना ये क्या लिखा हुआ है। कई बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते थे सर चिटिन, मैंने कहा चीटर है रे, चिटिन, चिटिन नहीं है ये, इसको हम बोलते हैं काइटिन। ठीक है, तो याद रखना काइटिन क्या है, एक पदार्थ है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कौन, काइटिन। आप कई बच्चे पूछते सर काइटिन क्या है, मैं उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, तुम चीनी खाते हो, यस सर, चीनी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। दूध पीते हो, दूध में मीठापन हल्का सा थोड़ा कम होता तो है। आप फल खाते हो, मीठापन आता है, वो मीठापन किसके कारण, सर शर्करा, अरे शर्करा क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। सर कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, जैव चैप्टर में पढ़ोगे क्या, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन और दुगना हाइड्रोजन होगा, जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन होगी, यानी जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन दुगना हाइड्रोजन, ऐसे पदार्थों को, ऐसे अणुओं को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो याद रखना यहां पर हमने बात करी कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट होता है कौन, एक प्रकार का काइटिन। सिंपल। तो बेटा जी काइटिन किसमें मिल रहा है, कोशिका भित्ति में मिल रहा है। काइटिन इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना। अब कितने बच्चों ने कीड़े देखे हैं, हम बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं, रोज देखते हैं, मच्छर देख लेते हैं, मक्खी देख लेते हैं, कॉकरोच देखा है, कॉकरोच, कॉकरोच देखा है ना, देखा है ना। अब मुझे लगता है कॉकरोच को जब आपने देखा तो बाहर से कोई आवरण दिखता है काला काला सा, अरे मकोड़े को देखा, मकोड़े का बाहर से शरीर जो होता है काले रंग का होता है, मच्छर का भी होता है, मक्खी का भी होता है, पंख नहीं, बात कर रहा पंख नहीं, उनका जो आवरण होता है शरीर का काला काला नहीं होता, यस सर होता है। वो काला काला आवरण जो होता है ना शरीर का, वो काला आवरण, वो बाहरी कंकाल है। क्या है, बाहरी कंकाल। अब आप बोलेंगे बाहरी कंकाल, देखिए हर चीज में नया प्रश्न उठता है बायो में। अब बात आ रही बाहरी कंकाल क्या, जरा सोचिए, कंकाल का मतलब क्या होता है, स्केलेटन का मतलब क्या होता है। याद रखना वो चीजें जो शरीर की संरचना को बनाए रखती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंकाल। जैसे आप मुझे बताएं, मेरी त्वचा मेरे शरीर की आकृति को बनाए रख रही है, बना रही है, मेरी हड्डियां मेरे शरीर की आकृति को बना रही है, यस बना रही है, नाखून मेरे शरीर में मिल रहे हैं, यस मिल रहे हैं, बाल शरीर में मिल रहे हैं, यस मिल रहे हैं। अब जरा सुनना, ध्यान से सुनना, एक ऐसी संरचना जो शरीर के आकार को बनाए रखती है बाहर से, वो कहलाता है बाह्य कंकाल। गौर से सुनना, क्या कहलाता है, बाह्य कंकाल। जो अंदर से बनाए रखती है, अंत कंकाल। बाहर से बनाने में बाह्य कंकाल, अंदर से बनाने वाले अंत कंकाल। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताइए, जो शरीर की आकृति को बनाए रखे, कंकाल। अब चाहे बाहर से बनाए चाहे अंदर से बनाए, ठीक है। तो हमारा अंदरूनी कंकाल कौन बना रहा है, हमारा इनर स्केलेटन कौन बनाता है, याद रखना हड्डियां, अस्थि और उपास्थि। ये देख रहे हैं, ये लचीलापन दिख रहा है, ये है उपास्थि। नाक को थोड़ा पीछे से पकड़ो, अस्थि, आगे से पकड़ो, उपास्थि। ठीक है, तो अस्थियां भी हैं, उपास्थियां भी हैं, कंडरा भी है, स्नायु भी है। ये सारे शब्द आप बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना सा कि अस्थि, उपास्थि, कंडरा, स्नायु, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मुख्य रूप से ये चार चीजें, ये क्या बनाती है, अंतः कंकाल बनाती है। हमारी त्वचा क्या बना रही है, बाह्य कंकाल बना रही है। लगे हाथ मेरे को एक प्रश्न याद आया, मैं आपको बता देता हूं, हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपसे कोई भी पूछता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं क्या, अरे बाबू जानते हो क्या, नहीं जानते लिख लेना, क्या, त्वचा, स्किन। जानते थे तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो याद रखना, जिंदगी भर मत भूलना। सबसे बड़ा अंग है, ऑर्गन है हमारी बॉडी का, कौन, स्किन, याद रखना, त्वचा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए घुमा फिरा कर बात कहां पर आकर अटकी, क्या ये हमारा क्या बना रही है, त्वचा बाहर से आकृति को बनाए रख रही है, शेप को मेंटेन कर रही है, मेरे शरीर की शेप को मेंटेन कर रही है, कौन, स्किन है ना, ये मेरा बाह्य कंकाल है। अब मैं जो बिंदु बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि जो कीड़े होते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, जो जितने भी कीड़े होते हैं, ठीक है, उनका बाहरी कंकाल जो होता है ना, बाहरी कंकाल वो बना होता है किससे, काइटिन से। तो बेटा जी याद रखना काइटिन कहां कहां मिला, दो जगह, एक तो कवक की कोशिका भित्ति में तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ याद रखना है आपने क्या, कीटों का, यहां लिख रहा हूं स्टार बनाकर, भूल मत जाइएगा, कीटों का बाह्य कंकाल, कीटों का बाह्य कंकाल बनाता है, कीटों का बाह्य कंकाल बनाता है कौन बेटा जी, आपका कीटों का बाह्य कंकाल बनाता है कौन, आपका काइटिन। तो ये चीज आपने याद रखनी है, किसी भी हालत में भूलनी नहीं है। बताए ये छठा बिंदु था किसका, कवक जगत का। ठीक है, तो छठा बिंदु था क्या, याद दिला देता हूं, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है, प्रभु कंसंट्रेट, पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी ध्यान कभी कभी चला जाता है, लेकिन यस मुझे कंसंट्रेट करना पड़ता है। अरे बेटा क्या सोचेगा, क्या पढ़ाना है, भूल गया है ना। तो याद करिए हमने क्या पढ़ा, कवक जगत के लक्षण पढ़ रहे, 5 लक्षण पढ़ लिए थे, छठा लक्षण ये पढ़ा कि भैया कवक जगत की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक जगत के अंदर जो कवक होती है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ठीक है, कभी कभी हम तेज भी पढ़ा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं, सातवां लक्षण, सातवां लक्षण ध्यान से सुनिए बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है सातवां लक्षण। आप मुझे बताएं, आप भोजन खाते हो, ये सब खाते हैं, आपके अंदर भोजन स्टोर भी होता है क्या, आपके शरीर में भोजन संचित होता है, स्टोर होता है, भोजन स्टोर होता है, आप बोलेंगे ये सर किस रूप में होता है, आपके अंदर, मेरे अंदर, पादपों में। तो अगर जानते हो तो कृपया करके लिख लो, और नहीं जानते तो जरूर लिखो, जानते अच्छी बात है, नहीं जानते तो कृपया करके लिख लीजिएगा। जंतुओं में अगर मैं बात करूं, जंतु यानी प्राणियों की बात करूं, हम प्राणी, हम जंतु, यस हम जानवर हैं, ठीक है। तो जंतुओं की अगर हम बात करते हैं तो जंतुओं में हमारे अंदर फूड, हमारे अंदर भोजन स्टोर होता है। अब आप बोलेंगे क्यों स्टोर होता है, मान लो किसी दिन भोजन ना मिले, फिर ऊर्जा कहां से मिलेगी, सोचो मैंने खाना खाया, ठीक है सर मैंने खाना खा लिया, मेरे को एनर्जी मिल रही है, ठीक है, लेकिन उस भोजन का ना कुछ अंश मेरे शरीर में स्टोर होता है। अब आप बोलेंगे क्यों, मान लो कल को मेरे को भोजन ना मिले, फिर क्या होगा, कैसे जिंदा रहूंगा भाई, जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहां से मिलती है, पोषण से मिलती है। हमने बोला हमने पोषणीय पदार्थ खाया, खाने से हमें ऊर्जा मिल रही है। अब जरा सोचिए कल को मान लो, कल या परसों या तरसों मेरे को पोषणीय पदार्थ नहीं मिला, मैं भूखा रह गया, फिर क्या करेंगे, ऊर्जा कहां से आएगी। इसलिए हम हर जीव अपने शरीर में पोषणीय पदार्थों को स्टोर करता है किसी न किसी रूप में। तो जंतु जो होते हैं वो भोजन को संचित करते हैं, भोजन को स्टोर करते हैं किस रूप में, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। अब आपका फिर प्रश्न, सर ये ग्लाइकोजन क्या है, रुको बता रहा हूं। सर ये तो आपने जंतुओं की बात बता दी, मैंने कहा सर पादप किस रूप में करते हैं, पादप यानी प्लांट्स स्टार्च के रूप में, स्टार्च को ना मंड बोलते हैं। सर ये मंड स्टार्च क्या है, बता रहा हूं। सर हम तो यहाँ पर कवक की बात कर रहे हैं, लॉजिक कवक के बारे में बता देते हैं। ये तो हमने जंतु और पादप की बात कर ली, कवक जो होते हैं वो किस रूप में स्टोर करते हैं। तो याद रखना कवक भी हमारे जैसे, और हम कौन, जंतु, हमारे जैसे ये भी ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर कर लिया, बताओ
यहां तक बात समझ में आ गई है? चले आगे। तो जंतुओं ने ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया, पादपों ने स्टार्च के रूप में, कवक ने जंतुओं के जैसे ही ग्लाइकोजन के रूप में, यानी जंतु और कवक दोनों अपने भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। अब आपका प्रश्न होगा सर दोनों ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, सर ग्लाइकोजन क्या और सर स्टार्च क्या है? आइए जल्दी से मैं बता देता हूं। हालांकि ये चीज आप एक चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है जैवाणु, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसको अभी समझ लें। क्या स्टार्च क्या है और ग्लाइकोजन क्या है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। आप में से सभी बच्चों ने ये नाम सुना होगा ग्लूकोज। जो जानते अच्छी बात है, जो नहीं जानते ध्यान से सुना। आप सभी ने नाम सुना होगा ग्लूकोज, सुना है ना? क्या होता है? 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, इसका एक अणु है। सुनिए इस अणु को मैं इस तरीके से दर्शा रहा हूं। मान लो ये डॉट, ये जो डॉट मैंने बनाई है एक अणु है जिसमें 6 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है 6 ऑक्सीजन है, इसको हमने बोला ग्लूकोज। ठीक है सर। अब ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से करते 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 एक सीधी एक श्रृंखला बन रही है। एक श्रृंखला बन रही है, श्रृंखला यानी चेन बन रही है, जिसको ये नहीं पता श्रृंखला का मतलब क्या है। श्रृंखला यानी चेन, एक चेन बन रही है। यस सर। कितने? लगभग 250 ग्लूकोज की। कितने ग्लूकोज की बेटा? 250 ग्लूकोज की क्या बन रही है? सीधी श्रृंखला बन रही है। अब सर ये दो ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए, दो क्या 250 आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप बोलिए सर कैसे जुड़े हैं? क्योंकि हर चीज में तो आपका प्रश्न होगा और मैं आपके हर प्रश्न का आंसर दूंगा। सर ये कौन है? सर ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज है। बस ये आपस में जुड़े होते हैं एक बंध के द्वारा जिसका नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक। कई जगह ग्लाइकोसाइडिक भी दिख जाएगा, कई जगह ग्लाइकोसाइडिक भी दिख जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध। अब ये बंध ना उस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा जैवाणु में। अभी सिर्फ इतना सा एक बंध है, जैसे हाइड्रोजन बंध होता है, डाइसल्फाइड बंध होता है, इसी तरीके से बंध होता है, उसी तरीके से ग्लाइकोसाइडिक भी क्या होता है? बंध होता है, जो दो ग्लूकोज के बीच में बना दिया हमने। ठीक है सर। अब कितने ग्लूकोज? सर 250 ग्लूकोज। 250 ग्लूकोज की ये एक सीधी सीधी श्रृंखला दिख रही है? आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल दिख रही है। बालक ये जो सीधी श्रृंखला है इसकी 250 ग्लूकोज की, इस श्रृंखला को बोला जाता है, ये श्रृंखला इस चेन का नाम है अमाइलोज। यहाँ पर पढ़ाया जाएगा जैवाणु चैप्टर में, याद रखना हम क्या बोलते हैं? अमाइलोज। ठीक है चलो सर ठीक है समझ में आ गया। अब इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मुझे बस इतनी सी बात बताना, ये जो अब मैंने बनाया है क्या आपको ये सीधी श्रृंखला दिख रही है, शाखित दिख रही है? बस इतनी सी बात सोचो। सर ये जो आपने अभी अभी बनाया लाल रंग से, ये भी ग्लूकोज है? यस ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है। लेकिन ये जो ग्लूकोज जो मैंने अभी लाल रंग से बनाया, क्या ये सीधी श्रृंखला के रूप में मिल रहे हैं कि शाखित दिखाई दे रहे हैं आपको? बताओ सर। ये तो शाखित दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं? ध्यान से सुनना बालक, ये लगभग 30 ग्लूकोज होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं, जो सीधी श्रृंखला नहीं होती है, जो सीधी श्रृंखला नहीं होती है, जो शाखित होते हैं। कैसे होते हैं? शाखित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं बेटा जी? शाखित होते हैं। जबकि यहां पर 250 ग्लूकोज की ये जो श्रृंखला जो थी वो कैसी थी? सीधी थी। ठीक है, 250 ग्लूकोज की जो सीधी श्रृंखला थी उसका नाम था अमाइलोज, और 30 ग्लूकोज की ये जो शाखित संरचना है इसका नाम है, ध्यान से सुनना, इसका नाम है बेटा जी, भूलना नहीं है, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, क्या नाम है? अमाइलोपेक्टिन। ठीक, डन डन। अब इस पूरी संरचना को देखो तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरी संरचना 280 ग्लूकोज से बनी हुई है? सोचो, ये नहीं बोल सकता ये पूरी संरचना जो है ये 280 ग्लूकोज के अणुओं से बनी हुई है? ये सर बिल्कुल बोल सकते हैं। 250 सीधी श्रृंखला, सीधी चेन है, और 30 शाखित है। जो सीधी चेन थी अमाइलोज कहला रही थी और जो शाखित है वो अमाइलोपेक्टिन कहला रही है। ये 250 और 30 मिलकर ये जो संरचना बनती है 280 ग्लूकोज की, इसी का नाम है स्टार्च। इसी को ही बोलते हैं, स्टार्ट कर दिया मैं, अभी बांगड़ू हो गया हूं। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्च। ठीक है, मंड, स्टार्च। ठीक है, तो बेटा जी ये होता है आपका क्या? स्टार्च। याद रखना इस तरीके से ये जो संरचना होती है। ठीक है, जो आपको भरपूर मात्रा में मिलता है इसमें आलू में, बोलते हैं ना आलू में मंड होता है, आलू में स्टार्च होता है। ठीक है, अब इसका कैसे पता लगाते हैं जानते हैं? शायद मेरे को याद आ रहा है 9th क्लास में इसका तरीका शायद आपको बताया गया होगा। आलू का कोई आयोडीन टेस्ट, अगर आपको याद आ रहा हो। चलो ये चीज आपको ना जैवाणु चैप्टर में बताई जाएगी, अभी सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि हम क्या करते हैं, आयोडीन जो होता है जो नीले रंग का होता है, हमने आलू काटा, आलू के ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डाली। ठीक है, डालने के बाद अब आयोडीन जो होता है ना वो यहाँ पर अटक जाता है, आयोडीन का अणु जो होता है इनके बीच में अटक जाता है, और जब अटक जाता है तो रंग उत्पन्न करता है। तो वो संरचना जिनके अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च कैसे पता लगाते हैं कि स्टार्च है कि नहीं है? आयोडीन डालते हैं। क्यों? क्योंकि आयोडीन इन अणुओं के बीच में अटक जाता है, इन शाखित अणुओं के बीच में अटक जाता है तो रंग उत्पन्न करता है। अभी के लिए सिर्फ इतना सा बाबूजी, सिर्फ इतना सा। स्टार्च क्या था? मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सर ये स्टार्च तो समझ में आ गया, आप तो यहाँ पर दो चीजें बता रहे थे, स्टार्च बताने वाले थे और ग्लाइकोजन बताने वाले थे। स्टार्च मैंने आपको बता दिया, ग्लाइकोजन भेदनान एक ही बार में, ये एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको क्या ग्लाइकोजन। कैसे? जब ये समझ में आ गया ना तो ये तो एक ही झटके में समझ में आ जाएगा क्या कि ग्लाइकोजन जो होता है वो 6000 से लेकर 10,000 ग्लूकोज के अणुओं से बना होता है। कहां वो 280 से बना हुआ था स्टार्च, कहां ये 6000 से 10,000 ग्लूकोज के अणुओं के जुड़ने से बनता है। ठीक है, वो भी जुड़ने से बन रहा था, ये भी जुड़ने से बन रहा है, लेकिन वहां पर दो तरह की संरचनाएं थी। एक वो संरचना जो सीधी रेखा थी, सीधी श्रृंखला थी, शाखाएं निकली थी, क्या नाम था? अमाइलोज, और आपकी शाखित भी थी जिसका नाम था अमाइलोपेक्टिन। यहां पर ग्लाइकोजन जो होता है इसमें कोई सीधी श्रृंखला नहीं होती, ये पूर्ण रूप से कैसी होती है? पूर्ण रूप से शाखित होता है। अब पूर्ण रूप से शाखित का मतलब आपको समझ में आ गया, कोई सीधी श्रृंखला नहीं मिलेगी किसमें? ग्लाइकोजन में। यानी जैसे ये लाल लाल बनाए ना, ऐसे लाल लाल ग्लूकोज लगभग 6000 से 10,000 ऐसे ग्लूकोज मिलकर क्या बना देते हैं बेटा जी? आपका ग्लाइकोजन, जो मेरे अंदर आपके अंदर स्टोर होता है, हमारे लीवर में, हमारे यकृत में। भूल मत जाना। ठीक है, एक सिंपल तरीके से मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो मैंने रोटी खाई, रोटी जब मेरे अंदर जाती है तो उसका पाचन होता है, उसको तोड़ा जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, तोड़ दिया, मेरे शरीर के पास क्या जा रही है? कोशिकाओं में जा रहा है क्या? ग्लूकोज। ठीक है सर, चला गया। मान लो आज मैंने जो रोटी खाई है, ध्यान से सुनना, मान लो आज मैंने रोटी खाई, उस रोटी से मुझे मान लो 100 ग्लूकोज के अणु मिले पाचन के बाद में। रोटी खाई, अंदर जब गई उसको तोड़ा गया, रोटी के टुकड़े टुकड़े किए, उसके अंदर रोटी में क्या था? स्टार्च था। ध्यान से सुनना, जो मैं रोटी खा रहा था उस रोटी में क्या था? स्टार्च था। ठीक है, रोटी का निवाला गया,
पाचन हुआ, रोटी के अंदर क्या था? स्टार्च। स्टार्च का जब अंदर पाचन होगा तो यानी स्टार्च को तोड़ा जाएगा। यस सर, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। आप बोलेंगे सर आपने स्टार्च कैसे खाया? अरे बाबू, आलू नहीं खाया, आलू में क्या था? स्टार्च। रोटी खाई, रोटी कैसे बनाई? आटे से, आटा कैसे बनाया? गेहूं से बनाया। गेहूं क्या था? पादप का भाग था। पादप के अंदर भोजन किस रूप में स्टोर हो रहा था? सोचो, पादपों में स्टार्च। पूरी कहानी वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं पादप खा रहा हूं, मैं फल खाया, मैं सब्जी में मैं फल खाया, फल में होता है स्टार्च। मैंने रोटी खाई, उसमें था स्टार्च। कहां से आया? पादप भोजन को स्टोर करते हैं किस रूप में? स्टार्च। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब जब मैंने उसको खाया, खाया किसको? पादप के भाग को खाया। रोटी खाई, रोटी में क्या था? स्टार्च था। सीधे सीधे शब्दों में गया मेरे अंदर स्टार्च, सर गया। अब अंदर जाकर ये जो स्टार्च है ये तोड़ा गया, इसका पाचन किया गया। पाचन का मतलब तोड़ना। ये जरा सोचिए, जब ये टूटेगा तो हमारे पास इसकी क्या इकाइयां बनकर आएंगी अंदर? सर ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, स्टार्च को हमने हमारे अंदर तोड़ दिया, क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया। ठीक है सर, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। ठीक है, अब जो ग्लूकोज हमारे अंदर बनता है, उस ग्लूकोज को हम अपने रक्त में डालते हैं। रक्त हमारे ग्लूकोज को, जो हमारे अंदर बना था ग्लूकोज पाचन से, उस ग्लूकोज को हमारा रक्त लेकर जाएगा किसके पास? कोशिका के पास। ठीक है सर, ले गया। अब कोशिकाओं के अंदर उस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। ये प्रक्रिया कहलाती है श्वसन कहलाती है। चलो सर, ऊर्जा उत्पन्न हो गई, यही तो था, बोलते नहीं खाना खाने से ऊर्जा मिलती है। लो जी, मिल गई ऊर्जा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला मैंने आज मान लेते 5 रोटी खाई है, 5 रोटी खाने से मुझे मान लेते 100 ग्लूकोज के अणु मिले। जस्ट एक एग्जांपल, नॉट ऐसा नहीं होता कि 5 रोटी खाने से 100 ग्लूकोज मिलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने 5 रोटी खाई और रोटी खाने से मुझे 100 ग्लूकोज मिले। कितने ग्लूकोज मिले? 100। ठीक है, अब 100 में से मैंने आज 80 खर्च कर दिए। 100 में से 80 खर्च कर दिए किसमें? श्वसन में। कोशिकाओं के अंदर भेज दिए, श्वसन में खर्च कर दिए, ऊर्जा उत्पन्न कर ली। कितने बच गए? सर 20। क्या करूंगा? निकाल दूंगा शरीर से? नहीं ना, क्या करूंगा? स्टोर करूंगा। क्या करूंगा? स्टोर करूंगा। यानी जो बचा हुआ है ग्लूकोज, जिसको आप यूज में नहीं ले रहे हो अपने अंदर, वो बचे हुए ग्लूकोज आपके शरीर में लगभग 6000 से 10000 ग्लूकोज आपस में जुड़कर क्या बन जाता है? एक ग्लाइकोजन का अणु, जो आपके लीवर में यानी आपके यकृत में स्टोर होता है। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, आज जो चीजें मैंने आपको बताई है, अब इनका संबंध आपको जूलॉजी में, यानी आपका जो प्राणी विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, जूलॉजी जो है, उसका एक चैप्टर आप पढ़ेंगे क्या? पोषण, आपका कौन सा? पाचन और भोजन का पाचन और अवशोषण चैप्टर है, वहां पर पढ़ेंगे। कौन सी जो ये मैंने आपको चीज बताई, कौन सी? अभी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है कहां पर? लीवर में। वहीं एक ग्लाइकोजन की संरचना और स्टार्च की संरचना, ये आप पढ़ेंगे जैवरण चैप्टर में। तो हमेशा याद रखना, बायो की जब प्रिपरेशन की जाती है तो ऐसा मत सोचना कि एक चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो। नहीं, आप कई सारे चैप्टर्स को एक साथ प्रिपेयर करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चैप्टर का टॉपिक किसी दूसरे चैप्टर के टॉपिक से लिंक होता है। चलो बेटा जी आगे चलते हैं, और मेरे ख्याल से ये आपका ये वाला बिंदु भी आपको क्लियर हो गया होगा, सातवां, कि भोजन किस रूप में संचित होता है। बेटा जी याद रखना, कवक में बिल्कुल किसके जैसा? जंतु के जैसा ग्लाइकोजन। क्या था ग्लाइकोजन? मैंने आपको बता दिया, लगभग 6000 से 10000 ग्लूकोज जब जुड़ जाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बंध से, तो बनता है एक ग्लाइकोजन। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट क्या था ये भी बता दिया। ठीक है, तो ये हमारे कितने बिंदु हो गए बेटा जी? 7 बिंदु हो गए। अब 8वां बिंदु पढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां बिंदु आता हुआ, अब ये आखिरी लक्षण है किसका? आपके कवक जगत का आखिरी लक्षण है। आखिरी लक्षण है क्या? ध्यान से सुनना। क्या आप में से कितने बच्चों ने ये शब्द सुना है? सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध सुना है? आप बोलेंगे नहीं सर, आइए बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, सहजीवी संबंध को हम सहोपकारिता भी कई बार बोल देते हैं। सहजीवी संबंध को हम सहोपकारिता भी बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है सहोपकारिता में। अभी सिर्फ सहजीवी बोल देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। सहोपकारिता 12वीं कक्षा में एक अध्याय है, उसमें आप पढ़ेंगे, जीव और समष्टि चैप्टर है, वहां पर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा सहजीवी संबंध क्या है, ध्यान से सुनना। मैं एक बालक हूं, छोटा सा था, मान लेते 6th क्लास में था। मेरे पास एक बैट है, एक बैट है और फुटबॉल है। मेरे पास क्या है? एक बैट है और फुटबॉल है। क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूं? नहीं। मेरा दोस्त है, उसके पास ना क्रिकेट की बॉल है। क्या वो अकेला क्रिकेट खेल सकता है? नहीं, बैट तो नहीं है उसके पास। अब मैंने क्या किया? मैंने अपनी फुटबॉल उसको दे दी, उसने अपनी क्रिकेट की बॉल मुझे दे दी। अब मेरे पास क्या हो गया? बैट भी हो गया, क्रिकेट की बॉल भी हो गई, और उसके पास क्या आ गया? फुटबॉल आ गया। अब वो फुटबॉल खेल सकता है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। यानी दो जीव जब एक दूसरे की मदद करते हैं, दो जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ऐसा संबंध क्या कहलाता है बंधु? सहजीवी संबंध कहलाता है। बताओ आया कि नहीं आया? आ गया ना? चले, दिमाग में घुस गया, इधर से घुस गया। चलो जी आगे चलते हैं। तो सहजीवी संबंध क्या था? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। क्या नाम देते हैं? म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म या सहजीवी संबंध, जब दो जीव एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, दो जीव एक दूसरे की मदद करें, ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध। अब आप बोलेंगे सर यहां पर सहजीवी संबंध क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, आप सभी ने नाम सुना है शैवाल। सुना नहीं सुना? बिल्कुल सुना होगा, जिसको हम एल्गी बोलते हैं। अब याद करिए, आपने नीलहरित शैवाल नाम नहीं सुना था? नीलहरित शैवाल मुनीरा जगत में सुना था आपने? डायटम्स डाइनोफ्लैजिलेट सुना था बेटा? याद रखना, डायटम्स डाइनोफ्लैजिलेट वो शैवाल थी। लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, डायटम्स डाइनोफ्लैजिलेट क्या थी? शैवाल थी। तो जरा सोचिए, प्रोटिस्टा जगत में भी शैवाल थी, कौन? डायटम्स डाइनोफ्लैजिलेट थी। मुनीरा जगत में भी शैवाल थी, कौन? नीलहरित शैवाल। अरे सर, दो जगत में शैवाल। और जब पादप जगत पढ़ेंगे ना तो वहां पर भी आएगी, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल। सर 3 जगत में शैवाल, मुनीरा जगत में भी शैवाल, प्रोटिस्टा जगत में भी शैवाल, पादप जगत में भी शैवाल। शैवाल का मतलब क्या था? ऐसे जीव जो पानी में मिल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पानी में मिल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शैवाल। अब जरा ध्यान से सुनना, शैवाल जब कवक के साथ, शैवाल जब कवक के साथ, कवक कौन? फंजाई, शैवाल कौन? एल्गी। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इनके मिश्रण से जो संरचना बनती है, ध्यान से सुनना, इनके सहजीवी संबंध से जो संरचना बनती है उसका नाम होता है लाइकेन। उसे हम क्या नाम देते हैं? लाइकेन नाम देते हैं। तो याद रखना बेटा जी, लाइकेन क्या था? लाइकेन एक संरचना है जो शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध से बनती है। शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। अब आप बोलेंगे यहां क्यों बता रहे हो? क्या पढ़ रहे हो आप? कवक जगत, यानी कवक कहीं ना कहीं शैवाल के साथ क्या बना रही है? सहजीवी संबंध बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। भूल मत जाना, ठीक है? अब ये लाइकेन क्या करती है ये बाद में आएगा, किसी ना किसी चैप्टर में आएगा। बस इतना सा, जो आप बाहर मृदा देखते हो ना, मृदा मिट्टी देखते हो, ये कैसे बनी है जानते हो? जानते हो मिट्टी कैसे बनती है? ये जो चट्टानें जो होती है ना, चट्टानें, इन चट्टानों को तोड़ा जाता है। बोलिए हम तोड़ते हैं? नहीं, इन चट्टानों का बुरादा बनाया जाता है, इन चट्टानों का अपघटन होता है, ये चट्टानें चूरा बन जाती हैं। कैसे? इन चट्टानों पर उगती है लाइकेन। ये लाइकेन निकालती है अम्ल, और वो अम्ल क्या करते हैं? चट्टानों को क्या कर देते हैं? छिद्रित कर देते हैं, उनको बुरादे में बदल देते हैं, जिससे वो बुरादा जो बनता है वो क्या कहलाती है? मृदा। तो ये जो इस पृथ्वी पर जितनी भी मृदा आपको दिखाई दे रही है ना, ये वास्तव में कैसे बनी है? ये चट्टानों के, अब मैं बोलूंगा चट्टानों के अपघटन से बनी है, चट्टानों के टूटने से बनी है। और सबसे पहले चट्टानों पर उगती है कौन? लाइकेन, जो उसको टुकड़ों में तोड़ देती है। अब ऐसा नहीं है कि लाइकेन उगी और एक ही दिन में चट्टान टुकड़ों में टूट गया, बहुत लंबा समय लगता है। तो प्रभु ये थे हमारे सिंपल से 8 लक्षण किसके? कवक जगत के। आई होप यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते बेटा जी। देखिए बेटा, यहां तक हमने देख लिया क्या? 8 लक्षण किसके? कवक जगत के। ठीक है सर,
अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम आगे बात करने वाले हैं कवक जगत का वर्गीकरण। जैसे हमने प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण किया था, मोनेरा जगत का भी किया था, आर्के बैक्टीरिया, आधे जीवाणु, यू बैक्टीरिया याद आ रहा है, माइकोप्लाज्मा पढ़ा, और उसके बाद आपका नील हरित शैवाल पढ़ा था, वर्गीकरण किया था। फिर हमने प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण किया था, स्वयंपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, परपोषी, परजीवी याद आ रहा है। स्वयंपोषी में आपके क्राइसोफाइट थे, यूग्लिनॉइड से और डायनोफ्लैजिलेट से। परपोषी मृतोपजीवी में आपके कौन से याद दिला रहा हूं, क्या थे? अपंग कवक थे। परपोषी परजीवी में क्या थे? प्रोटोजोआ थे। फिर प्रोटोजोआ का भी वर्गीकरण किया था, अमीबीए, पक्षमाबी, कशाभिका, स्पोरोजोआ याद आ रहा है सारे वर्गीकरण। ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है। कई बच्चे सोचते बायोलॉजी इजी ना रे, लेंदी है, याद नहीं होती है। तो कृपया करके रोज सुबह उठ के हाथ जोड़ा करो कि प्रभु बायोलॉजी, प्रभु हमें याद हो जा, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो बेटा जी अब हम देखने वाले हैं वर्गीकरण किसका? कवक जगत का। ये कूदता हुआ वर्गीकरण। हाँ जी, तो वर्गीकरण जब हम देखते हैं कवक जगत का तो हमें पता लगता है भैया कवक जो होती है ये 4 समूह में बांटी गई है। सबसे पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या क्या नाम है वापस से सुनना? फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, सॉरी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 समूह है किसके बेटा जी? हमारे कवक जगत के। तो बाबू अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज। आइए पढ़ते हैं, किसकी बात करते हैं? फाइकोमाइसिटीज की। देखिए बेटा यहां पर फाइकोमाइसिटीज में सबसे पहला बिंदु जो आपको याद रखना है वो ये कि फाइको शब्द किस चीज को बताता है। देखिए माइसिटीज वर्ड जो है ये आया है माइसीलियम से। देखिए अंग्रेजी के वर्ड है ना, अंग्रेजी भाषा से आया है ये शब्द। माइसिटीज शब्द जो है ये किससे आया है मैं आपको बताता हूं। ये आया है माइसीलियम से, और माइसीलियम को हमने हिंदी में बोला था क्या? कवक जाल। क्या नाम दिया था? कवक जाल, ठीक है? यानी एक ऐसा कवक जाल जो फाइको है। अब आप बोलेंगे सर फाइको क्या है? देखो फाइको शब्द कहां से आया? फाइको वर्ड शब्द आया फाइटा से, और फाइटा शब्द जो होता है वो आया है फाइसी से, और फाइसी शब्द का मतलब होता है शैवाल। देखा कहां से कहां लिंक हो रहा है? अब आप बोलिए ठीक है सर ये तो सारी चीज समझ में आ गई। माइसिटीज आया माइसीलियम से, माइसीलियम का मतलब था कवक जाल। फाइको वर्ड आया है फाइटा से, फाइटा आया है फाइसी से, फाइसी का मतलब होता है शैवाल। इट मींस कैसी है ये कवक? तो पहला बिंदु आपने फाइकोमाइसिटीज का याद रखना, इन्हें कवक, इन्हें शैवाल कवक कहा जाता है। इन्हें या मैं बोलूंगा इस समूह की कवक को ना शैवाल कवक कहा जाता है। शैवाल कवक याद रखना, एल्गल फंजाई शैवाल कवक कहा जाता है, ठीक है? इतनी सी बात समझ में आ गई क्या कि इस समूह के अंतर्गत जो कवक रखी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा बालक, इस समूह के अंतर्गत जो कवक रखी गई हैं उन कवकों को बोला जाता है क्या? शैवाल कवक। अब आप बोलेंगे क्यों, है ना, हर चीज में प्रश्न होगा क्यों सर, ऐसा क्यों? तो बेटा जी याद रखना ये शब्द जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, शैवाल, एल्गी, ये शब्द उन जीवों के लिए यूज में लिया जाता है जो पानी में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना? अब देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये शैवाल कहां-कहां मिलती है। आपने कहा सर शैवाल मोनेरा जगत में भी थी, जैसे नील हरित शैवाल। सर प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो डायटम्स थे, जो डायनोफ्लैजिलेट थे, उनको हमने पादप प्लावक बोला था, याद है? पादप प्लावक पानी के ऊपर तैरते, वो भी शैवाल ही थी। लिख लीजिएगा अभी डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट वो क्या थी? शैवाल थी। सोचिए कहां मिल रही थी? पानी में, ठीक है? और इसी के साथ-साथ जब तीसरा अध्याय आप पढ़ेंगे कौन सा? पादप जगत, वनस्पति जगत, उसमें भी आप देखेंगे क्या कि वहां पर आप थैलोफाइट समूह पढ़ेंगे। थैलोफाइट के अंतर्गत कौन आता है बेटा जी? याद रखना कौन? शैवाल आती है, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल, ठीक है? तो शैवाल कितने जगत में आती है? 3 जगत में आती है, और शैवाल का मतलब क्या आता है? ऐसे जीव जो पानी में मिलते हैं, याद रखना पानी में मिलते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है? अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये वाली जो कवक होंगी ये पानी में मिलेंगी और प्रकाश संश्लेषण करेंगी? नहीं, अरे बाबू कवक है, मृतोपजीवी है, प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे तो बाबा कहानी पलट जाएगी। कवक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, मृतोपजीवी है, लेकिन शैवालों की तरह कहां पर मिलेंगी? जल में। जैसे जितनी भी शैवाल जो होती है वो कहां मिलती है? पानी में। उसी प्रकार ऐसी कवक जो इस समूह की है जो शैवालों की तरह पानी में मिलेगी, ऐसी कवक को हमने क्या नाम दिया? शैवाल कवक। सिर्फ एक बिंदु के आधार पर, क्या? पानी में मिल रहा है। कवक ज्यादातर कहां पर मिलती है? गली सड़े पदार्थों पर मिलती है ना? ज्यादातर कहां पर मिलते हैं? गली सड़े पदार्थों पर। लेकिन वो कवक जो पानी में मिलती है, जल में मिलती है, याद रखना हमने सर्वव्यापी पढ़ा था ना, सर्वव्यापी होते हैं ये कवक, जल मंडल में मिलती है। और जल में इसके जल में जो प्राणी मुख्य, जल में जो जीव मुख्य रूप से मिलते हैं कौन होती है? आपकी शैवाल होती है। तो याद रखना कवक शैवालों की तरह जल में मिल रही है। स्वयंपोषी नहीं है मृतोपजीवी, लेकिन शैवालों की तरह जल में मिल रही थी, इसीलिए केवल इसी बेसिस पर, इसी आधार पर जल में मिल रही है, इसी आधार पर हमने इन कवक को क्या बोला? शैवाल कवक। बस क्लियर? बताइए पहला बिंदु समझ में आ गया, सिंपल सा था। चलें दूसरा बिंदु बेटा, ठीक मैंने आपको क्या बोला? बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी, बिंदु दर बिंदु, 3 बिंदु याद रखने, 2 उदाहरण मैं लिख देता हूं यहां पर। फाइकोमाइसिटीज में क्या याद रखना बेटा? 3 बिंदु और 2 एग्जांपल यानी उदाहरण। 2 तो एग्जांपल और 3 बिंदु आपने याद रखने हैं, ठीक है? आइए बेटा आगे चलते हैं। पहला बिंदु हो गया, हमने इनको क्या बोला? शैवाल कवक। क्यों बोला है? क्योंकि ये पानी में मिल रही है। दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा, इनके जो कवक जाल होता है, जो किससे बना होता है? कवक तंतु से बना होता है। कवक जाल जो कवक तंतु से बना होता है, ठीक है? वो कवक तंतु कैसे होते हैं? पटहीन होते हैं। कैसे होते हैं? पटहीन। अब आप में से कितने बच्चों को याद है पटहीन का मतलब क्या था? याद आ रहा है? भूले तो नहीं है, बार-बार बताने की जरूरत नहीं है, कई बार बता चुका हूं। तो पटहीन का मतलब जब कोशिका का विभाजन होएगा, ये कवक तंतु कोशिका थी, जब विभाजन करेगी तो विभाजन जब करेगी तो उस टाइम पे कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होएगा, खत्म खल्लास। कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा यानी पट का निर्माण नहीं होगा, पट का निर्माण नहीं होगा, तो कैसे होंगे कवक तंतु? पटहीन होंगे। ऐसा कवक जाल कैसा होगा? पटहीन कवक जाल होगा। अब आप मुझे बताइए ऐसी कोशिकाएं, ऐसी कवक तंतु, ये जो कोशिकाएं हैं ये कैसी होंगी? बहु केंद्र की है कि एकल केंद्र की? आप सीधा बोलेंगे कवक तंतु कैसे होंगे? बहु केंद्र की है। और ऐसे बहु केंद्र की है कवक तंतु या कोशिका को हमने क्या बोला था? संकोशिका। याद रखना, बताया था ना क्या बोलते हैं? संकोशिका, कोइनोसाइट। बता चुका क्या बोलते हैं? कोइनोसाइट संकोशिका बहुकेंद्र की होती हैं क्योंकि पट का निर्माण नहीं हुआ कोशिका द्रव्य विभाजन के कारण। विभाजन के दौरान तो कैसी होती है? पटहीन होती है। बताओ ये दूसरा बिंदु, सिंपल सोबर स्वीट याद हो जाएगा। 3 बिंदु बोले याद रखने हैं फाइकोमाइसिटीज में। सबसे पहला इसको फाइकोमाइसिटीज क्यों बोला? क्योंकि फाइको वर्ड किससे संबंधित है? शैवाल। माइसिटीज कवक यानी ऐसी कवक जो शैवाल के जैसी कहां पर मिल रही है? पानी में मिल रही है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? शैवाल कवक। ये पहला बिंदु। दूसरा इनका जो कवक जाल होता है, कवक तंतु जो होता है उसमें पट नहीं मिलते यानी पटहीन होता है। बताएं सिंपल सा था। चलें आगे, आइए तीसरा और आखिरी बिंदु, तीसरा और लास्ट बिंदु सिंपल। अब मुझे बताया आपने लैंगिक जनन नाम सुना है? आप बोलेंगे यस सर।
लैंगिक जनन। ठीक है, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइएगा, लैंगिक जनन में क्या बनते हैं? मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, मैं मनुष्य हूं, है ना, आप भी मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, लैंगिक जनन करते हैं कि अलैंगिक जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं ना। लैंगिक जनन में क्या बनते हैं? एक सिंपल सा प्रश्न है, लैंगिक जनन में किसका निर्माण होता है? तो याद रखना बेटा जी, युग्मकों का निर्माण होता है। जिनको नहीं पता याद रखना क्या, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम होता है युग्मक। जैसे एक नर से बनते हैं शुक्राणु और मादा से बनते हैं अंडाणु। ठीक है, इनको हम युग्मक बोलते हैं। ये जब जुड़ते हैं तो इनसे कोशिका बनती है जिसका नाम होता है युग्मनज। फिर वो युग्मनज आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण करती है, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो क्या लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं? यस, युग्मक निर्मित होते हैं। युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा जी? याद रखना बेटा, गैमेट्स। क्या बोलते हैं? गैमेट्स। ठीक है, तो गैमेट्स फॉर्मेशन होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। युग्मक निर्माण होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है जी। चलो सब ठीक है, समझ में आ गया। अब युग्मक देखना जरा, यहां पर ये एक युग्मक है और ये भी एक युग्मक है। आप मुझे बताएं दोनों में से कौन सा युग्मक नर है और कौन सा मादा है? जल्दी से बताओ, सोचो 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 सोचो, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो। इन दोनों में से कौन सा नर है? ये नर है, ये मादा है, ये मादा है, ये नर है, ये मादा है, ये नर है। कौन सा नर है, कौन सा मादा? बता पाऊंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखने में सर दोनों बराबर लग रहे हैं, एक ही जैसे लग रहे हैं, इक्को है, एकदम से सेम टू सेम है, एक जैसे लग रहे हैं। ऐसे युग्मक, ध्यान से सुनना, ऐसे युग्मक जो आकार में, संरचना में एक जैसे होते हैं, इनको हम बोलते हैं समयुग्मक। अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोगैमेट्स। ठीक, सिंपल। बताओ इससे ज्यादा सिंपल क्या आएगा? समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं था। चले आगे दूसरा। अब इधर देखो, अब बताओ कौन सा नर है कौन सा मादा है? अब बता दोगे, मुझे पता है, अब बता दोगे आप कौन सा नर है कौन सा मादा है। सर छोटे वाला नर का युग्मक है, सर बड़े वाला मादा का युग्मक है। ऐसे युग्मकों को मैं क्या बोलूंगा? सम युग्मक के विषम युग्मक? खुद सोचो क्या बोलूंगा सर? विषम युग्मक। ठीक है, एनाइसोगैमेट। हाँ जी, तो याद रखना है आपने, इस तरीके से दो प्रकार के युग्मक है, एक आइसोगैमेट, एनाइसोगैमेट, सम युग्मक, विषम युग्मक। ठीक है सर, अब बताने क्या वाले हो सर? आप इस तीसरे बिंदु में बताना क्या चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जो समूह पढ़ रहे हैं, कौन सा? फाइकोमाइसेटीज। इस फाइकोमाइसेटीज में कई प्रकार की कवक को रखा जाएगा, कई उदाहरण होंगे। ठीक है, जिसमें से म्यूकर भी होगा, राइजोपस भी होगा। कौन? म्यूकर भी है, राइजोपस भी है। ठीक है, अब कुछ इस समूह की कवक के अंदर लैंगिक जनन के दौरान समयुग्मक भी बनते हैं और कुछ में विषम युग्मक भी बनते हैं। यानी इस समूह के अंदर जब लैंगिक जनन होता है, क्या बोला? फाइकोमाइसेटीज एक समूह है जिसका कवक है, इसके अंदर जब लैंगिक जनन होता है, यानी इसके अंदर जो उदाहरण रखे गए हैं, जिन कवकों को इस समूह के अंतर्गत रखा गया है, कुछ कवक आइसोगैमेट यानी समयुग्मक बना रही है और कुछ जो है वो विषम युग्मक बना रही है। यानी इस समूह के अंतर्गत जो कवक है वो लैंगिक जनन में जो दो प्रकार के युग्मक होते हैं, दोनों प्रकार के युग्मक मिलते हैं इस समूह की कवकों में। लेकिन आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर एक कवक दोनों प्रकार के युग्मक बना सकती है? नको, नहीं, नेवर, ऐसा नहीं होगा कि मान लो मैं एक कवक हूं, मेरे को लैंगिक जनन करना है, लो जी आज मैंने समयुग्मक बना लिया, अगले साल मैं विषम युग्मक बना रहा हूं। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। एक कवक या तो समयुग्मक बनाएगी या विषम युग्मक बनाएगी, दोनों नहीं बनाएगी। ठीक है, तो कहने वाली बात क्या कि इस समूह में दोनों प्रकार के युग्मक मिलते हैं, समयुग्मकी भी होते हैं कुछ कवक और विषम युग्मकी भी होते हैं कुछ कवक। इसी के साथ हमने खत्म कर दिया, बस इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं। सच्ची, अब आपके पास ढेर सारी बुकें, बहुत सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन कोर्स के हिसाब से इतना सफिशिएंट है, काफी है, बहुत है, पढ़ने को अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं। चाहता तो मैं ये आज पूरा एक लेक्चर इस पे खत्म कर दूं, इस पे फाइकोमाइसेटीज पे, चाहूं तो पूरा एक लेक्चर बेसिडियोमाइसेटीज पे करूं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। जितना है सफिशिएंट है, पढ़ो, खत्म करो। ठीक है, तो ये थे बेटा जी तीन बिंदु, समझ में आ गए हैं? अब मैंने आपको बोला था तीन बिंदु है और दो उदाहरण। आइए पहला उदाहरण जरा देखिए बेटा, दिख रहा है आपको? कितना अच्छा दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब देखो, अब अच्छा दिख रहा है। ये है बच्चों म्यूकर, ये है म्यूकर। ये जो कवक जो दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है पानी की बूंद है, पानी की बूंद नहीं, ये कवक है। ठीक है, ये है बेटा जी म्यूकर है। ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूं यहां पर, म्यूकर। ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट है, कौन? म्यूकर। ठीक है, जिसे टमाटर का कवक भी कहा जाता है, याद रखना, टमाटर का कवक भी कहा जाता है। ज्यादातर जो टमाटर जो सड़ते हैं, खराब होते हैं, पिलपिले हो जाते हैं, वो किसके संक्रमण से? म्यूकर के संक्रमण से। तो याद रखना बेटा जी, टमाटर का कवक भी कहा जाता है इनको। ठीक है, ये कौन है? म्यूकर। चलो जी, ये था पहला एग्जांपल। भूल मत जाना म्यूकर कौन से समूह में? फाइकोमाइसेटीज। ठीक है, दूसरा उदाहरण जरा देखिए, ये है बेटा जी आपका राइजोपस। ये है क्या? राइजोपस। अच्छे लग रहे हैं? मेरे पास डायग्राम्स बहुत सारे हैं, अच्छे बशर्ते आप इंटरेस्ट लें, मजा आए आपको। मजा आएगा तभी तो आगे बढ़ोगे। हैं जी, कोशिश तो अपनी देखो पूरी रहती है, पता नहीं आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। राइजोपस क्या नाम है? दूसरा एग्जांपल सेकंड, राइजोपस। ठीक है, हाँ जी, क्या है बेटा? राइजोपस, जिसे हम रोटी का कवक भी बोलते हैं, रोटी का कवक भी बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे पता आपके में से कई बच्चों के प्रश्न दिमाग में उठेगा, सर आपने बोला था ये जो कवक जो होती हैं इनको हम शैवाल कवक बोलते हैं, यानी ये पानी में उगती हैं, पानी में रहती हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। सर आप तो इसको रोटी का कवक बोल रहे हो, इसको आप टमाटर का कवक बोल रहे हो। हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, ज्यादातर टमाटर के टुकड़े, रोटी के अवशेष, जो रोटी आपने नहीं खाई, टमाटर के छिलके, ठीक है, जो आपने फेंक दिए, गला सड़ा टमाटर नालियों में चला गया, गले सड़ी रोटियां नालियों में चली गई हैं, ऐसे गंदले पानी में ये म्यूकर इन पर उगते हैं, ये राइजोपस इन पर उगते हैं। आया समझ में? तो ये कहने वाली बात थी, आई होप समझ में आ गया होगा। दो उदाहरण है, राइजोपस, म्यूकर। भूल मत जाना, चाहे रोटी का कवक, टमाटर का कवक आपको याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखना राइजोपस और म्यूकर कवक हैं। कौन से समूह में आती है? फाइकोमाइसेटीज में। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए बेटा, हमने बोला कि हम वर्गीकरण देख रहे हैं, किसका बेटा? हमने बोला यहां पर हम कवक जगत का क्या देख रहे थे? वर्गीकरण देख रहे थे। ठीक है, और इस कवक जगत के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? फाइकोमाइसेटीज पढ़ लिया। अब इसके बाद सेकंड जो है ना, वो हम यहां पर ये पढ़ेंगे बेसिडियो। थर्ड हम पढ़ेंगे क्या? एस्को। और फिर फोर्थ हम पढ़ेंगे ड्यूटेरो। यानी अब हम पहले हमने पढ़ा फाइको, फिर बेसिडियो, ऊपर वाले, फिर नीचे वाले। ठीक है, आइए बेटा, पहला हमारा था फाइकोमाइसेटीज, उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? बेसिडियोमाइसेटीज। आइए, बेसिडियोमाइसेटीज। अब बोलेंगे ये क्या सर? अरे खाया नहीं कभी, खाया नहीं।
सर ये तो छतरी लग रही है, छतरी नहीं है। कई बच्चे जानते होंगे, कई नहीं जानते, जो नहीं जानते याद रखना, मशरूम है। कौन है बेटा? ये मशरूम है, मशरूम याद रखना, खाने योग्य होती है। इसका नाम होता है अगेरिकस, अगेरिकस, ठीक है। ये एक खाने योग्य मशरूम होती है अगेरिकस, ठीक है। आइए अब ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है बाबू, इस बेसिडियोमाइसिटीज में भी 3 बिंदु और 3 उदाहरण, 3 पॉइंट यानी 3 बिंदु और 3 एग्जांपल यानी 3 उदाहरण। आपको इसमें ये मत बोलना सर हिंदी में काहे नहीं लिख रहे हो, अरे 3 पॉइंट का मतलब 3 बिंदु रे, और एग्जांपल तो समझ में आता है ना, 3 उदाहरण, 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, 3 एग्जांपल, 3 उदाहरण याद रखने हैं बस। चलो आइए खाते हैं क्या? मशरूम। हाँ जी चलें, आइए सबसे पहला बिंदु बेटा जी बेसिडियोमाइसिटीज में सबसे पहला सिंपल सा बिंदु, बहुत सिंपल सा, ये कहां पर मिलती है? ये मिलती है, वैसे तो आपको आइडिया लग ही गया होगा, वृक्ष की जो टूटी हुई, वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी टूटी हुई जो टहनी होती है टहनी, ये सर होती है। उनकी टूटी हुई शाखा भी होती है, बड़ी होगी तो शाखा कहलाएगी, छोटी छोटी होंगी तो टहनी कहलाएंगी। वो शाखाएं जो बड़ी बड़ी होती है शाखा बोलते हैं, छोटी छोटी शाखाओं को हम टहनी बोलते हैं, ठीक है। टहनी बोल दीजिए, शाखा बोल दीजिए, पर्ण भी होंगी, पत्तियां जो गिर जाती हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर पर्ण क्या होता है? बेटा पर्ण का मतलब पत्ती, लीफ, ठीक है। तो एक वृक्ष है जिसकी टूट गई है क्या टहनियां, शाखा, पर्ण जमीन पर गिर गई है। अब यहां पर इन पर मिलती है, कौन मिलती है? कवक मिलती है, जो इस समूह के अंतर्गत रखी गई है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने ना पहले वाला जो समूह जो था उसका मीनिंग आपने बताया था, फाइकोमाइसिटीज यानी फाइको शैवाल, और माइसिटीज यानी कवक। सर माइसिटीज तो यहां पर भी आ रहा है यानी कवक है, ये बेसिडियो क्या है बता रहा हूं, रुको वेट करो। आइए ये पहला बिंदु समझ में आ गया, दूसरा बिंदु बेटा, अब दूसरा बिंदु से तुलना करना, वहां पर कवक जाल जो था, उस कवक जाल का जो कवक तंतु था, उस कवक जाल का जो कवक तंतु था वो कैसा था? पटहीन था कि पटयुक्त था? अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कैसा था, पटहीन था। यहां पर है पटयुक्त। अब आप मुझे बताएं, यहां पर अगर पटयुक्त होंगे ये कवक तंतु, तो सोच समझ कर मुझे बताएं, इन कवक तंतुओं में, इन कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक मिलेंगे, एक एक, क्योंकि पट तो बन रहे हैं, और पट अगर बनेंगे यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, तो प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक मिलेगा, खत्म। तो यहां पर क्या संकोशिका मिलेगी? नहीं। अब जो सीरियसली पढ़ रहे हैं उनके यहां से यहां जा रहा है, जो सीरियसली नहीं पढ़ रहे उनके ऊपर से चीरता हुआ जा रहा है ना, हाँ गया ना चीरता हुआ। जिसको यही नहीं पता पटयुक्त पटहीन, उसको क्या समझ में आएगा? आई होप आप सीरियसली पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, यहां पर कवक जाल के जो कवक तंतु हैं उनमें पट मिल रहे हैं, वो पटयुक्त हैं, यहां पर संकोशिका नहीं मिलेगी, कोइनोसाइट नहीं मिलेगा, यहां पर बहुकेंद्रकीय अवस्था नहीं मिलेगी। ये दूसरा बिंदु था, सिंपल सा। तीसरा, अब तीसरा जो बिंदु है वो क्या है, ध्यान से सुनना, सिर्फ इतना सा कि इन कवक में लैंगिक जनन के दौरान, ध्यान से सुनना, लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान जो युग्मक बनते हैं, जो युग्मक बनते हैं उन्हें, ध्यान से सुनना, उन्हें नाम दिया गया है क्या? बेसिडियम बीजाणु। ध्यान से सुनना, क्या नाम दिया गया है? बेसिडियम बीजाणु, ठीक है, बेसिडियम बीजाणु, ठीक है। तो याद रखना बेसिडियम बीजाणु वो बीजाणु जो किसमें मिलते हैं? इस समूह में मिलते हैं, इसका कारण इसका नाम क्या पड़ा था? बेसिडियोमाइसिटीज। तो सिंपल सा याद रखना बेसिडियोमाइसिटीज, जिनमें जो युग्मक मिलेंगे उनका नाम क्या होगा? बेसिडियम बीजाणु, बेसिडियम युग्मक होते हैं, ठीक है, भूल मत जाइएगा। याद रखना इस समूह के अंतर्गत बेसिडियम बीजाणु, बेसिडियम युग्मक मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? बेसिडियोमाइसिटीज, यानी ऐसी कवक जिनके युग्मकों का नाम है क्या? बेसिडियम, इसलिए नाम पड़ा क्या? बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। अब आप बोलिए सर बेसिडियम का मतलब जो ज्यादातर स्थल पर मिलते हैं, वायु में नहीं मिलते, बेस का मतलब आधार, स्थल पर जो मिलते हैं ऐसे बीजाणु क्या कहलाते हैं? आपके बेसिडियम। आई होप अब समझ में आ गया होगा, है ना। कई बच्चों सर ठीक है बेसिडियम बीजाणु के आधार पर इनका नाम रख दिया बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियम नाम को क्यों रखा? ये भी आएगा ना फ्रेंड्स, सर बेसिडियम का मतलब क्या था? बेसिडियम वर्ड है बेस, और बेस का मतलब होता है आधार, एक ठोस आधार, यानी ये जो कवक है इनके जो युग्मक होंगे वो जमीन पर, स्थल पर, हवा में नहीं, पानी में नहीं, कहां पर? स्थल में, क्योंकि ज्यादातर ये कहां मिल रहे हैं? आपको पता है टहनी पर, शाखा पर, पर्ण पर, यहां पर मिल रहे हैं। तो ये इनके जो ज्यादातर जो बीजाणु, इनके जो ज्यादातर युग्मक जो है जिनका नाम क्या? बेसिडियम बीजाणु, स्थल पर मिल रहे हैं, आधार पर मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, ये थे सिंपल से 3 बिंदु। अब चलते हैं इसके 3 मेन एग्जांपल की ओर। सबसे पहला एग्जांपल जरा देखिएगा बेटा, 3 एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल कितने हैं? 3 हैं, भूलना नहीं है। सबसे पहला ये, और ये मैंने आपको अभी दिखा भी दिया था, पहला एग्जांपल, एग्जांपल फर्स्ट, एगेरिकस, याद रखना एगेरिकस, ठीक है, एक खाने योग्य कवक, भूल मत जाइएगा क्या है? खाने योग्य कवक है। कौन बेटा? ये एगेरिकस, जिसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं, जिसको हम सामान्य तौर पर क्या नाम देते हैं? मशरूम भी नाम देते हैं। तो ये एक प्रकार की मशरूम है जिसका ऊपरी भाग फूला हुआ होता है, ठीक है, छतरी की जैसी होती है मशरूम, ठीक है। ये मशरूम खाने योग्य होती है, खाते हैं हम इसको, ठीक है, सफेद रंग की होती है और उसमें पोषण भरपूर होता है। सोचिए कवक उसमें पोषण यस होता है, ठीक है। चलिए जी, ये पहला उदाहरण था, ठीक है। दूसरा उदाहरण जरा ध्यान से देखिएगा, ये आप बोलेंगे ये क्या है सर? देखिए पहली बात तो मुझे बताएं, क्या ये बॉल की आकृति दिखाई दे रही है? बॉल जैसे दिख रही है, ठीक है, फूली हुई दिख रही है, गूदेदार दिख रही है, गूदेदार फूली हुई बॉल के जैसे दिख रही है, ठीक है। इनका नाम है बेटा जी एग्जांपल 2, एग्जांपल 2, इनको हम बोलते हैं पफ बॉल, ठीक है। अब देखिए पफ का मतलब होता है फूला हुआ। जैसे आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लेडीज जो होती है ना जूड़ा बनाती हैं, शायद लड़कियां अच्छे से समझ रही होंगी, लेडीज जो होती है जूड़ा बनाती हैं। पहले जमाने में लेडीज जूड़ा बनाती, पता नहीं अब बनाती नहीं बनाती, लेडीज जूड़ा बनाती। वो जूड़ा जो होता है फूला हुआ होता है। शादी पार्टियों में कई बार मेरे को याद है, शादी पार्टियों में मेरी मम्मी जो है कभी किसी शादी पार्टी में जाते थे तो क्या बनवाती थी? पफ बनवाती थी। मैं क्या पफ क्या है? पफ क्या है? वो पफ का मतलब फुलावट, वो बाल को फुला देते थे। तो पफ का मतलब क्या होता है? फूला हुआ क्षेत्र, फुलावट जो होती है उसको हम पफ बोलते हैं। तो अब खुद सोचिए, एक बॉल के समान संरचना, फूली हुई बॉल के समान संरचना, एक कवक है प्रभु, ये कवक है, याद रखना पफ बॉल, ठीक है। ये भी एक कवक है जो किसमें आती है? बेसिडियोमाइसिटीज में। देख रहे हैं कहां पर जगह दिख रही है आपको? स्थल पर, आधार पर, ठीक है। चलिए जी, एग्जांपल 2 है। अब एग्जांपल लास्ट तीसरा,
ओह सर देखकर डर लग रहा है, थोड़ा सा अजीब से लग रहा है ये तो। सर ये तो मशरूम जैसे लग रहे हैं। अभी अभी जो देखा था उसमें भी ऐसी डंडी थी और छतरी सी थी, यहाँ पर भी सर डंडी है, छतरी है, मतलब ये भी मशरूम है। यस ये भी मशरूम है, ये भी मशरूम है। लेकिन ये जो मशरूम है ना, एग्जाम्पल तीसरा, एग्जाम्पल थर्ड, ये जो है ये भी मशरूम है, इनका नाम है टोड स्टूल। क्या बोलते हैं इनको? टॉड स्टूल। और ये एक प्रकार की जहरीली खाने योग्य तो होगी नहीं, अब जहरीली लिख दिया तो जहरीली मशरूम होती है। ठीक है, तो मैंने देखिए स्पेसिफिकली बोला ये जो मशरूम है ये जहरीली है, जहर होता है, हाँ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यस हो जाती है। मेरे को याद आ रहा है एक टॉपिक था, एग्जैक्टली मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई रोमन रेंज नहीं कह रहा हूं मैं, रोमन कोई राजा था, डॉक्टर बोल रहा हूँ, रोमन राजा था जिसका नाम था सीजर। और वो जो सीजर जो राजा जो था, शायद आप लोगों ने अपनी सोशल साइंस में शायद पढ़ा हो 11वीं 12वीं कक्षा में, मेरे को एक्जैक्टली पूरा याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि उस सीजर राजा को ना मशरूम खिलाई गई थी, कौन सी, यही टॉड स्टूल, और खिलाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इतना मुझे हल्का हल्का सा याद है। ठीक है, चलिए मेन जो चीज थी वो ये टॉड स्टूल है बेटा, सीधा सीधा याद रखना, ये है टॉड स्टूल, जो कैसी होती है, जहरीली मशरूम होती है। जबकि ये जो होती है ये आपकी खाने योग्य मशरूम होती है। तो खाने योग्य मशरूम का नाम अगैरिकस, जहरीली मशरूम का नाम टॉड स्टूल। ये फूली हुई है, ना ही मशरूम है, ना ही मतलब दाही खाने योग्य, ना ही जहरीली, सिंपल पफ बॉल। ठीक है, चलो जी, तो इसी के साथ बेटा जी हमने 2 समूह खत्म कर दिए हैं। आज इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, है ना। तो हमने पढ़ा बेटा जी कवक, कवक के लक्षण, ठीक है, जो बच गए थे वो पढ़े थे, और साथ ही साथ हमने वर्गीकरण में 2 समूह पढ़े, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज। 2 और समूह पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म नहीं रे। ये चैप्टर का मैं बोलूंगा 95% भाग खत्म। सिर्फ एक चीज रहेगी, क्या, जिससे नीट में प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं, वायरस, विषाणु, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान के चल लीजिए 2 लेक्चर और चैप्टर खत्म, 2 लेक्चर और चैप्टर खत्म। ठीक है, तो आज जो पढ़ाया आई होप समझ में आ गया होगा। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। मशरूम है, मशरूम क्या है? एक ऐसा पादप जो 5 हरे धागों का बना होता है, पुष्पी दल होता है, खाने योग्य कवक होता है, एक नया खोजा गया ब्रायोफाइट है। कौन है मशरूम? पर्टिकुलरली अगैरिकस की बात कर रहे हैं, अगैरिकस की। यहां पर मैं बोल रहा हूं, पीछे से ध्यान से सुनिएगा, अगैरिकस की बात कर रहा हूं। अगैरिकस जो एक मशरूम थी, बताएं जरा जल्दी से, फटाफट। चलिए जी, दूसरा प्रश्न बेटा, टोड स्टूल है। टोड स्टूल क्या था? अभी बताया था टोड स्टूल क्या है, जहरीली कवक है, एक पुष्पी दल है, खाने योग्य कवक है, एक नया खोजा गया ब्रायोफाइट है। क्या है टोड स्टूल? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सीजर राजा। जल्दी से बताओ, कर लिया? सिंपल सा था, आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। पहला प्रश्न था मशरूम, पर्टिकुलरली यहां पर जो मशरूम पूछ रही है वो कौन है? अगैरिकस, इसलिए मैंने पहले बोल दिया अगैरिकस क्या है, खाने योग्य कवक होती है। पर्टिकुलरली कौन? अगैरिकस, जिसे हम पर्टिकुलरली मशरूम बोलते हैं, वो एक खाने योग्य कवक है। अब बोलिए सर मशरूम तो जहरीली होती है, कहीं ऑप्शन में है? और ऐसा कभी भी ऑप्शन नहीं आएगा कि जहरीली भी होती है और खाने योग्य भी होती है। अगर ऐसा आएगा तो फिर लिखा होगा दोनों ए और बी इस तरीके से। ठीक है, तो मशरूम पर्टिकुलरली मैंने बोला अगैरिकस क्या है, खाने योग्य कवक है, याद रखिएगा। दूसरा टॉड स्टूल, यस ये थी जहरीली कवक, अभी लाल रंग की दिखाई, चक्के से पढ़ रहे थे उसके ऊपर, है जी। ये क्या है? जहरीली कवक होती है। कौन? टॉड स्टूल। ये तो सिंपल सा क्विज, आई होप आप सभी ने सही किया होगा, बिल्कुल ताजा ताजा पढ़ा, इसलिए सही कर देते हैं, पुरानी चीजों को भी याद रखा करें। ठीक है, तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे हमारा कौन सा, जगत, कवक जगत, और खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवक जगत, बिल्कुल फिनिश कर देंगे कवक जगत, और वायरस भी स्टार्ट कर देंगे। याद रखना मैंने आपसे बोला था ना, इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ूंगा क्या, वायरस बोला था ना, जिससे 110% प्रश्न आता है आपकी नीट में। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में, जगत कवक खत्म करेंगे और वायरस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।